कैसे हैं आप सब? बढ़िया चल रहा है। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ ऑन श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग हमारे केमिस्ट्री 12th का सेकंड चैप्टर कर रहे थे विलियन, और उसमें आज हम जो है एंडिंग पर आ गए हैं। पूरा चैप्टर जो है हमने अच्छे से एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली है, फॉर्मूले रीड कर लिए हैं, डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। आज से पहले तक का जो हमने टॉपिक किया है उसमें हमने अणु संख्य गुणधर्म और उन सभी की परिभाषा, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स, आने वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है, वो सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है बेटा, हमने जो अणु संख्य गुणधर्म पढ़े हैं जिनमें हमें ये पता चला कि विलायक और विलयन दोनों में गुणों में कुछ ना कुछ विभिन्नता हो जाती है। जब हम विलायक में कुछ मात्रा में विलय को ऐड कर देते हैं तो बनने वाले विलयन के गुणों में कुछ विभिन्नता देखी जा सकती है। तो उसी से रिलेट करना है आपको उस टॉपिक को, ऐसा नहीं कि आप पहले वाला सारा भूल जाएं, नहीं, उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान के बारे में आप जानते हैं कि मतलब क्या है इस बात का। हम बात ये करेंगे कि मोलर द्रव्यमान को असामान्य जो शब्द जोड़ा गया है वह क्यों जोड़ा गया है, ऐसा क्या कारण है कि मोलर द्रव्यमान जो एकदम फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके आगे असामान्य कैसे बन जाएगा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, रिलेट करना है पिछले टॉपिक से, मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। आइए बेटा देखते हैं अगला टॉपिक हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे सभी। आइए पहले परिभाषा की चर्चा करते हैं। ऊपर बताए गए अणु संख्य गुणधर्म एवं अणु भार के मध्य संबंध निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे। हमने जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं उन सभी का हमने अणुभार के साथ संबंध भी पढ़ा है। हर बार हमने पढ़ा है और हर बार हमने प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो बस वही बात यहाँ लिखी गई है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है। अणुसंख्य गुणधर्म और अणुभार, इनका संबंध हम पढ़ चुके हैं बार बार, हर बार। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए। विलयन तनु है और वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये बात भी हमें पता है। इस चैप्टर में हम ये बातें भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, विलयन में विलय का न तो वियोजन होता है न ही संगुणन। यदि हम कह रहे हैं कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये बात हमने पढ़ ली, हम पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि जो विलयन है उसमें विलय जो हमने ऐड किया है, उस विलय का ना तो वियोजन हो सकता है किसी भी सूरत में, ना ही उस विलय का संगुणन हो सकता है। यदि हमने राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई प्रक्रिया नहीं होगी, ना वियोजन होगा ना संगुणन। क्लियर है बात। अब देखते हैं आगे। यदि तनु विलयन का वियोजन होने पर विलयन में विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है और संगुणन होने पर विलय के कणों की संख्या कम हो जाती है। ये बात हमें पता है। ये तो चलो राउल्ट के नियम के अनुसार हमने पढ़ लिया कि भाई विलय का ना वियोजन होना चाहिए ना संगुणन होना चाहिए। लेकिन अगर होता है, यदि कोई ऐसा विलय है जो विलायक में डालने पर या तो वियोजित हो गया, वियोजन मतलब टूट गया, यानी विलय के कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक कण कई कणों में टूटा है, यानी टोटल विलय के कणों की संख्या में क्या दिखाई देगी, हमें वृद्धि दिखाई देगी। समझ रहे हो बात को, ध्यान लगा के सुनते रहना। आगे देखिए, यदि मैं यूं कह दूं कि विलय वियोजन नहीं करके संगुणन कर रहा है, यानी उसके अणु आपस में जुड़ रहे हैं। क्लियर है बात, यानी कई अणु आपस में मिलके एक ही अणु बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विलय के जो कण हैं उनकी संख्या जितनी मैंने पहले ली थी उसकी तुलना में कम हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो ये हम लोग दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यदि विलय का वियोजन होता है तो कणों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होगी,
यदि विलय के कणों का संगुणन होता है तो क्या हमें प्राप्त होगा? विलय के कणों की संख्या में कमी प्राप्त होगी। क्लियर है बात? यानी कणों की संख्या एज इट इज नहीं रहेगी। समझ गए बात को? जैसा राउल्ट बताता है वैसी नहीं रहेगी, बल्कि परिवर्तित हो जाएगी, या तो अधिक या तो कम। आगे देखते हैं। इसी कारण से विलयन के अणु संख्या गुणों के प्रेक्षित मान सामान्य मानों से भिन्न आते हैं। देखिए अब आपको समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट असामान्य का क्या मतलब है। यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि भाई पहले हम राउल्ट के नियम में पढ़ते थे कि विलय का न वियोजन होगा न संगुणन होगा, लेकिन यदि वियोजन या संगुणन होता है तो क्या होगा? अणुओं की संख्या में परिवर्तन होगा। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि अणु संख्या गुणधर्म, क्या मतलब है इस बात का? अणु संख्या गुणधर्म का साफ साफ मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि वे गुण जो केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की या विलय के अणुओं की संख्या पर। अब यदि संगुणन और वियोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उस समय क्या होगा? विलय के कणों की संख्या ही परिवर्तित हो जाएगी। यदि विलय के कणों की संख्या परिवर्तित तो उस पर निर्भर होने वाले जितने भी गुणधर्म हैं वे सभी भी तो परिवर्तित होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बात अंडरलाइन की है, क्या बात ध्यान देने की है यहाँ पर कि इसी कारण से विलयन के अणु संख्य गुणों के, अणु संख्य गुण याद कर लेना, याद बताया था मैंने आपको अणु संख्य गुणधर्म, वही बात है यहाँ पे। उनके जो प्रेक्षित मान हैं और सामान्य मान वो क्या होते हैं? दोनों की वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त होती है। वैसी जैसी हमने सोची थी वैसी वैल्यू नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने क्या सोच के प्रश्न सॉल्व किए, क्या सोच के पढ़ाई की कि न तो विलय वियोजित हो रहा है ना ही संगुणित होता है। अंडरस्टूड है? और ये प्रेक्षित मान असामान्य मान कहलाते हैं। जितने भी मान हमने अभी तक निकाले हैं वे सभी जितने सोचे उतनी वैल्यू नहीं आएगी, उससे कुछ अलग आएगी, यानी असामान्य मान हमें दिखाई देगा। क्लियर है बात? किस कारण से? वियोजन और संगुणन होने के कारण। उदाहरण के लिए देखिए बेटा, कुछ विलयों का उदाहरण लिया है आपके लिए। NaCl, CaCl2 एवं AlCl3, ये कुछ इस प्रकार के विलय हैं जिनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि इनका 100% वियोजन मानने पर इनके 1 मोल से क्रमशः 2, 3 एवं 4 मोल आयन उत्पन्न होते हैं। कितने? सभी के लिए अलग। NaCl के लिए 1 मोल, कैल्शियम क्लोराइड के लिए 2 मोल, 2 और 1 3, और AlCl3 के लिए क्रमशः 4 मोल प्राप्त होंगे। अब देखो, यदि मैंने मान लिया कि इनका वियोजन हो रहा है, क्योंकि आयनिक यौगिक है तो वियोजन होगा, ये पक्का है। और यदि वियोजन हो रहा है यानी आयन बन रहे हैं, तो ये जो एक अणु NaCl का है ये कितने और कणों में टूट जाएगा? इधर देखिए आप सभी, यदि मैं बात करती हूँ NaCl की, तो NaCl क्या हो रहा है? टूटेगा। कितने अणुओं में? एक तो Na+ का मिलेगा और एक Cl- का। तो 2 कण हमें मिल गए कि नहीं वियोजन से? तो 1 से कितने मिल गए? 2 कणों की संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं? इसी तरह से यदि मैं लिखती हूँ CaCl2 के बारे में, तो एक तो कैल्शियम का आयन मुझे मिलेगा, लेकिन क्लोरीन के कितने मिलेंगे? 2। तो यहाँ पे एक अणु से कितने कण बन गए? 3 बने कि नहीं? बन गए। इसी प्रकार AlCl3 में 1 एल्यूमिनियम का आयन और 3 क्लोरीन के आयन आपको मिलेंगे, तो टोटल एक अणु से 4 आयन मिल गए हमें, यानी कणों की संख्या में वृद्धि हो गई। इसी कारण से इनके अणु संख्या गुणों के मान भी प्रभावित होते हैं। किस कारण से? वियोजन होने के कारण से। क्यों? क्योंकि वियोजन होने के कारण हमने अभी अभी आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है कि एक जो अणु था वो कई आयनों में, कई कणों में टूट रहा है, यानी कणों की संख्या बदल रही है। क्लियर है? और इनके अणुभार वास्तविक अणुभार से क्रमशः जितना हमने सोचा था उससे या तो आधा प्राप्त होता है, या 1/3 प्राप्त होता है, या फिर 1/4 प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं अणुभार में भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा।
उसका मान जितना हमने सोचा था उतना नहीं आता, बल्कि परिवर्तित होकर हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसी प्रकार एसिटिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल बेंजीन में संगुणित हो जाते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो उदाहरण देखे हैं, NaCl का देखा, CaCl2 का देखा और AlCl3, इन तीनों का जो उदाहरण देखा, उसमें आपने क्या ध्यान दिया कि इनके कण जो हैं वो वियोजित होते हैं, और वियोजन पर क्या हमने देखा कि कणों की संख्या में वृद्धि होती। यदि वियोजन ना होकर संगुणन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो क्या होगा? यानी जो दो कण है, तीन कण है, वो आपस में जुड़ के एक ही कण हमें देंगे। यानी ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि कणों की संख्या में कमी होगी यदि कोई विलय संगुणित होता है। तो यहाँ पर यही उदाहरण आपको दिया गया है। यदि मैं बात करती हूँ बेटा एसिटिक अम्ल की, यदि बात करते हैं बेंजोइक अम्ल की, और विलायक के रूप में मैंने ले लिया है बेंजीन, तब क्या होगा? एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्लों का क्या होगा? संगुणन, और हाइड्रोजन बंध के द्वारा द्विलक बनाते हैं। संगुणन के द्वारा क्या होते हैं? इनके अणु ही आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको इसका एसिटिक अम्ल का एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे ये हो गया हमारा एक अणु एसिटिक अम्ल का CH3COOH, क्लियर है? इसी तरह से एक और यहाँ पे ले लेते हैं CH3C, यहाँ पे मैंने ले लिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है OH। अब आप साफ देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये लीजिए हो गई। यहाँ पे जो नीचे वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनके मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल, ये लीजिए हो गई। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का यह जो एक अणु है, यह इस दूसरे अणु के साथ संगुणित हो गया है। क्लियर है बात? किस कारण से? हाइड्रोजन बंध के कारण। इस कारण से हम क्या कहेंगे कि दो अणुओं ने मिलकर क्या बना दिया? एक अणु, एक कण बना दिया। यानी कणों की संख्या में क्या हो गई है? कमी हो गई है। क्लियर है? एग्जाम्पल अंडरस्टूड है? चलिए आगे देखते हैं। अतः विलयन में कणों की संख्या कम हो जाती है। कम कब हुई बेटा? अभी अभी मैंने आपको बताया, यदि इस प्रकार का संगुणन हमें देखने को मिलता है तो कणों की संख्या में क्या होगा? हमेशा कमी हो जाती है। क्लियर है बात? आगे देखिए, जिससे विलयन के अणुसंख्य गुण प्रभावित होते हैं तथा इन अम्लों का अणुभार वास्तविक से 2 गुना प्राप्त होता है। समझ में आई बात? अणुभार भी बदल गया। क्लियर है बात? जितना हमने सोचा था उतना नहीं, बल्कि उससे जस्ट डबल प्राप्त होता है। क्या कारण है इस वृद्धि का? क्या कारण है? क्योंकि अणुओं की संख्या कैसी हो गई है? कम हो गई है। अणुओं की संख्या कम क्यों हो गई है? क्योंकि अभी अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पर संगुणन हुआ है। किस कारण से? हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। क्लियर है? अणुओं की संख्या में कमी और अणुभार में वृद्धि। यानी जितने अणुसंख्य गुणों का हम आइडिया लगाते हैं, हम सॉल्व करते हैं, उतने नहीं मिलके हमें कुछ अलग मान प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। सभी प्रकार के जो चारों प्रकार के हमने पढ़े हैं, उन चारों का मान हमें अलग अलग प्राप्त होता है। देखते हैं किस प्रकार हम निकाल सकते हैं इनके मानों को, ये भी आपको आना चाहिए। देखिए आगे, वेंट हॉफ गुणांक, यह वह गुणांक होगा जो हमें बदले हुए अणुसंख्य गुणों के मान का पता लगाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वेंट हॉफ गुणांक है क्या चीज, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस इसे दी जा रही है। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। वियोजन अथवा संगुणन, वियोजन अथवा संगुणन के कारण विलयनों के असामान्य अणुसंख्यात्मक गुणों का, असामान्य हो जाएंगे सभी अणुसंख्य गुणधर्म, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। गुणों का कारण स्पष्ट करने के लिए वेंट हॉफ ने एक गुणांक, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। वेंट हॉफ ने एक गुणांक प्रयुक्त किया जिसे क्या कहते हैं? जिसे वेंट हॉफ गुणांक ही कहते हैं। वेंट हॉफ कौन है? वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें ये पता लगाने में, ये बात समझाने में सहायता की थी कि यदि अणुसंख्य गुणधर्मों का मान परिवर्तित होता है
तो उसके पीछे का क्या कारण है, कितना परिवर्तित होगा, और हम उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? वेन हॉफ ने एक गुणांक दिया था, अपनी गणना के अनुसार इन्होंने एक गुणांक दिया था, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई से। आई देखते पहचान जाना किसकी बात हो रही है? वेन हॉफ गुणांक की बात हो रही है। क्या फॉर्मूला है वेन हॉफ गुणांक का? देखिए, स्मॉल आई बराबर क्या लिखा गया है? स्मॉल आई बराबर अणु संख्य गुण का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुण का सैद्धांतिक मान। जितना हम निकालते हैं वो नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जो हमने निकाला है वो और जो प्रेक्षित है, इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है। वही अनुपात, प्रेक्षित मान जो आया है और सैद्धांतिक मान जो हमने निकाला था, इन दोनों मान का जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहेंगे? वेन हॉफ गुणांक कहेंगे। क्लियर है? यदि यहाँ पे अणुसंख्य गुण के रूप में मैं परासरण दाब, जो हमने चौथा और अंतिम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा था, यदि मैं उसकी बात करती हूँ तो वेन हॉफ गुणांक कितना होगा बताइए? तो मैंने क्या किया? अणुसंख्य गुण की जगह वही अणुसंख्य गुण ले लिया जिसकी मैं गणना करना चाहती हूँ, जिसका मान परिवर्तित आया है। यदि परासरण दाब की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ परासरण दाब लिखा, तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेक्षित मान। शॉर्ट में इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आई बराबर क्या मतलब है? प्रेक्षित मान, किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान है उसका और सैद्धांतिक मान का अनुपात हमें लेना है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? अब ये प्रेक्षित मान किसी भी प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म का हो सकता है। ये जो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने चेंज करके, ये किसके लिए लिखा है बेटा? ये मैंने लिखा है परासरण दाब। यदि मेरा परासरण दाब की मैं चर्चा कर रही हूँ, उसके मान में परिवर्तन हुआ है तो मैंने यहाँ पे परासरण दाब का मान लेना है। क्लियर है? यदि कोई और अणुसंख्य गुणधर्म है, यदि कोई और अणुसंख्य गुणधर्म है तो उसका मान ले लूंगी। जैसे एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिखा है मैंने, आई का यानी वेन हॉफ गुणांक का क्या फॉर्मूला है? विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या। अच्छा, क्यों लिखा यहाँ पे कणों की संख्या बेटा? जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? क्योंकि विलय के कणों की संख्या में ही तो परिवर्तन हो गया, हुआ कि नहीं? वियोजन हुआ तो किसका हुआ? विलय का। संगुणन हुआ तो किसका हुआ? विलय का। वियोजन के कारण कणों की संख्या जो बढ़ी वो विलय की, जितना मैंने सोचा था उससे अधिक होगी कणों की संख्या। तो इसीलिए वेन हॉफ कारक को हम इस रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या बटे विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। देखिए बात वही है, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। आपको यही ध्यान रखना है, जो भी अणुसंख्य गुण है वो तो यहाँ आ ही जाएगा एज इट इज। तो फिर से देखिए, यदि पाई से किसको बताया था हमने? परासरण दाब को। यदि परासरण दाब की बात होती है तो आई बराबर पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है कि परासरण दाब जो था वाष्प दाब में होने वाले परिवर्तन के अनुसार हमने इसको भी पढ़ा था, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेन हॉफ कारक। यदि परासरण दाब से संबंधित करना है तो पाई लिख लिया, यदि वाष्प दाब से संबंधित करना है तो हमने यहाँ पे पी उपयोग में ले लिया। तो डेल्टा पी प्रेक्षित बटे डेल्टा पी सैद्धांतिक। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वाष्प दाब की बात हो रही है। वाष्प दाब भी क्या था बेटा? एक अणुसंख्य गुणधर्म था कि नहीं? तो वह भी परिवर्तित होगा। आगे देखिए, यदि बात होती है आपके क्वथनांक की तो हम क्या करेंगे? पाई के स्थान पर डेल्टा टी बी का प्रेक्षित मान बटे डेल्टा टी बी का सैद्धांतिक मान। याद आ रहा है? ये सभी प्रतीक हमने पढ़े थे जब हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे। क्लियर हुई है बात? आगे देखिए, यदि बात हो रही है हिमांक की तो डेल्टा टीबी के स्थान पर क्या लिख लेंगे? डेल्टा टीएफ का प्रेक्षित मान बटे डेल्टा टीएफ का सैद्धांतिक मान। तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक एज इट इज। तो ये चारों जो सूत्र आपको बताए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी क्या है? वेन हॉफ गुणांक के हैं। सभी में एक बात कॉमन है, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। निर्भर
अच्छा, परिवर्तन किस चीज का दिखाई देगा? यहाँ पे पाई यानी परासरण दाब, यहाँ पे वाष्प दाब, यहाँ पे क्वथनांक और यहाँ पर हिमांक में अवनमन। बस यही तो डिफरेंस थे। क्यों आया ये डिफरेंस? क्योंकि हमने ये 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं, तो हमने चारों के अनुसार ही वेंट हॉफ गुणांक की परिभाषा भी पढ़ ली और उसका सूत्र भी पता लगा लिया। यदि चारों अणुसंख्या गुणधर्मों की बात करनी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखिए, अथवा इन सब के स्थान पर एक और फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? हमने इन चारों का संबंध पढ़ा था अणुभार से, विलय के अणुभार से। तो मैं यदि प्रश्न अणुभार से संबंधित है तो मैं इन सभी की जगह ये सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगी, I बराबर वेंट ऑफ गुणांक बराबर अणुभार का सैद्धांतिक मान बटे अणुभार का प्रेक्षित मान। बस यही ध्यान देना है। क्यों? यहाँ पे सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित है, सभी में क्या है? प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। केवल और केवल अणुभार में आपको ध्यान देना है सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित। अणुभार किसके लिए बात हो रही है बेटा? विलय के अणुभार की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यदि वियोजन होता है तो संख्या बढ़ जाती है, यदि संगुणन हो रहा है तो कणों की संख्या तो हो गई कम, लेकिन अणुभार हमें डबल मिलता है। समझ रहे हो? डबल मिलता है। इसलिए फॉर्मूला इस तरह का बनेगा, अणुभार का सैद्धांतिक मान बटे अणुभार का प्रेक्षित मान। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सभी फॉर्मूले अलग अलग करके यूज कर सकते हो। ध्यान सिर्फ यहाँ रखना है अणुभार के संबंध में प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक नहीं, सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित है। बाकी सभी तो एज इट इज है, सिंपल है। जो हमने पढ़ा है वही हर जगह अप्लाई करना है। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो वह वैल्यू पुट करनी है। बस आगे देखते हैं बेटा। चूंकि अणुसंख्य गुण विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके? अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसीलिए वो जो फॉर्मूला हमने लास्ट पढ़ा है वह हमें यूँ लग रहा है कि भाई सब प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक है, ये सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित क्यों है? तो इसका भी आंसर आपके लिए यहाँ लिख दिया गया है। विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? विलयन के जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म हैं वे सभी। आगे देखिए, ये पॉइंट्स जो हैं 3-4 पॉइंट्स, ये आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आता है। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो भी आपको ये जो 3 रिलेशन यहाँ पे लिखे गए हैं, जो 3-4 पॉइंट्स हैं, यदि ये आपके दिमाग में है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आंसर लिखने में थोड़ा इजी फील होगा। देखिए क्या लिखा गया है। यदि I बराबर 1 यानी आपने जो प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान का अनुपात निकाला है और वह अनुपात आपका बिल्कुल 1 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? विलय का विलयन में वियोजन या संगुणन नहीं होता। I बराबर 1 दिया गया है तो समझ जाना विलयन कैसा है? आदर्श है, न वियोजन न संगुणन। आगे देखिए, यदि I इज लेसर देन 1, यदि 1 से कम है, यदि 1 से कम है, 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो क्या होगा? विलय का विलयन में संगुणन। क्यों? अणुओं की संख्या कम हो गई, और अणु की संख्या कम होने के कारण सभी प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों का मान भी कम हो जाएगा। जितना हमने सोचा उससे थोड़ी कम वैल्यू आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? I बराबर लेस है 1 से। आगे देखिए, I इज ग्रेटर देन 1, ऐसा भी आ सकता है। 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आए, ठीक है, 1 से ऊपर कुछ वैल्यू आए, तो इसका मतलब क्या लोगे? क्या अर्थ है इसका? विलय का विलयन में वियोजन होता है। क्या लिखा है? वियोजन। वियोजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? कणों की संख्या में वृद्धि। कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो अणुसंख्या गुणधर्म का मान जितना हमने सोचा है उससे अधिक आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि I की वैल्यू जो है वो 1 से कुछ ज्यादा होगी। क्लियर है बात? ये एक तरीका भी है, यदि आपने कुछ वैल्यू निकाली है तो आप उसके अनुसार फाइंड भी कर सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो कि मैंने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट निकला भी है कि नहीं। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, देखते हैं। विलय का विलयन में वियोजन या संगुणन होने पर
अणुसंख्य गुणधर्मों की समीकरण निम्न प्रकार रूपांतरित हो जाती है। किस प्रकार? देखिए, ध्यान लगाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि बात की जाती है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन की, याद आ रहा है पहला अणुसंख्य गुणधर्म जो हमने पढ़ा था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी लिखा था। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाएगा? यदि कह दिया कि विलय ना तो वियोजित हो रहा है ना संगुणित, तब तो एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन यदि लिख दिया गया है कि विलय का वियोजन होता है, या फिर इस प्रकार दे दिया प्रश्न में विलय का संगुणन होता है, तो आपने क्या करना है? फॉर्मूला में जहां पे मोल भिन्न है एक्स बी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? आई से। बस इतना सा अंतर आपको ध्यान देना है। आई से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा बेटा? आपने जो कमी निकाली है, आपने जो भी वैल्यू निकाली है, वो किसके अकॉर्डिंग निकली है? आपकी किसके अकॉर्डिंग निकली है? वेंट ऑफ गुणांक के अनुसार, यानी आपका मान बिल्कुल सही निकला है। लेकिन ध्यान रखना है, शर्त है वियोजन या संगुणन। आगे देखिए, क्वथनांक में उन्नयन की यदि बात होती है तो डेल्टा टी बी बराबर ये सब कुछ था फॉर्मूले में। देखो, आई को हटा के के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि इस पूरे फॉर्मूले को आपने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा यहाँ किया था ऊपर, वैसा ही यहाँ किया है। यदि आपने इसको आई से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वेंट ऑफ गुणांक के अनुसार मान आएगा। तो फॉर्मूले में कहीं ना कुछ अंतर आप देख रहे हो ना, कुछ चेंज हो रहा है। यही चेंज हमें बताता है कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है, हमने जो उत्तर निकाला है वह करेक्ट है। आगे देखिए, हिमांक में अवनमन, यदि इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम। ये वाला फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इसकी जगह यदि आपको एम ना दिया हो, सीधी मोलरता ना दी हो, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार फॉर्मूला पुटअप करना है, के एफ की जगह के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इस पूरे फॉर्मूला को आई से मल्टीप्लाई करते ही आपका वैल्यू आ गया वेंट ऑफ गुणांक के अनुसार। क्लियर है? अंतिम देखिए, परासरण दाब, इसका भी आपको ध्यान है, पाई बराबर सी आर टी। ये देखिए, सी यानी सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल इन गिवन वॉल्यूम एन अपॉन वी। यह क्या है? यह भी तो सांद्रता ही है। तो यदि इवेंट ऑफ गुणांक यानी यदि वियोजन या संगुणन हो रहा है तो आई से इसे गुणा करना है, यहाँ पे भी आई से आपको गुणा करना पड़ेगा। और यदि आपको सांद्रता की जगह यह दिया गया है मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, पढ़ाया हुआ है। तो पाई बराबर क्या बन जाएगा? आई इंटू डब्ल्यू बी आर टी बटे एम बी इंटू वी। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा परासरण दाब का। यदि विलय का वियोजन या संगुणन हो रहा है। यानी इस बात से हमें ये पता चल गया कि जितने भी वैल्यूज हम सोच के चल रहे थे दिमाग में, इतना सब पढ़ने के बाद, अणुसंख्य गुणधर्मों की भी अच्छे से चर्चा कर लेने के बाद भी हमने अभी ये पता किया है कि वो जो बातें हमने पढ़ी थी, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, वो केवल तभी अप्लाई होंगे जब विलय कोई क्रिया नहीं करता, जब विलय न वियोजित होता है न संगुणित होता है। यदि ऐसी शर्त रखी है वियोजन या संगुणन, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न, तो आई की वैल्यू भी आएगी, निकालनी पड़ेगी, या तो गिवन होगी या फिर आपको बताएंगे किस तरह से निकालनी है। बट वो डिस्कशन हम हमारा अगली क्लास में करेंगे। अभी आज के लिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे जिसमें आपको रिलेट करना मैंने बताया है असामान्य मोलर द्रव्यमान को सभी प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों से। ध्यान क्या रखना है? केवल मल्टीप्लाइड बाय आई क्या है? वेंट ऑफ गुणांक। और वेंट ऑफ गुणांक यदि नहीं पता है तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपको बता दिया, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एक एक फॉर्मूले को देखिए। यदि वियोजन संगुणन नहीं हो रहा है वो वाला फॉर्मूला भी देखो, और वियोजन संगुणन हो रहा है वो भी देखो। क्वेश्चंस जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आई होप सभी को समझ आ रहा है।
क्लियर है सभी को? तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।